मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान का इसराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मसले को एक फुल-फ्लेज्ड जंग की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर मामला तीसरी आलमी जंग तक जाते देर नहीं लगेगी। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर इस साल का दूसरा बड़ा रास्त हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार यह हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए किया गया। यह हमला इतना मंसूबाबंद था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले इलाकों में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ फौजी अड्डों और एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर एक तरह से अपना पैगाम इसराइल तक पहुंचाया है। इसराइल को दूसरा झटका तब लगा जब इसका आयरन डोम कई मिसाइल्स को हवा में ही तबाह करने में नाकाम रहा और उनमें से कुछ मिसाइल्स ने इसराइली इलाकों को निशाना बनाया, जहां आमतौर पर इसराइल के लॉकहीड मार्टिन F-35 तैयारे खड़े होते हैं। सैटेलाइट तस्वीर ने भी तस्दीक की है कि एक ईरानी मिसाइल ठीक एक हैंगर के ऊपर जाकर गिरा। अब दुनिया की नज़रें इसराइल पर मरकूज हैं और सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर इसराइल और ईरान के दरमियान फुल-फ्लेज्ड जंग शुरू होती है तो वो लम्हात होंगे जो इस जंग को आलमी सतह पर ले जा सकते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर ये जंग होती है तो कई मगरबी ममालिक तो इसराइल के साथ खड़े होंगे, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। ये पूरे खित्ते के लिए अब तक का सबसे खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है, जहां दो ताकतें जो पिछले 45 सालों से बिलवासिता लड़ रही थीं, अब आमने सामने आ चुकी हैं। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि इसका हिसाब देना होगा। इसराइली फौज ने भी कहा है कि ईरान को पलट कर जवाब जरूर दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस शिद्दत का होगा, यह फैसला अब इसराइली हुकूमत करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल पर पहला बड़ा रास्त हमला किया था तो इस वक्त अमेरिका ने इसराइल को खामोश रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस बार खामोशी नहीं है। इस बार इसराइल का आयरन डोम भी हद तक नाकाम होता दिखाई दिया। लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ऐसा कैसे हुआ? इसराइल का आयरन डोम एक एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेटों और तोप के गोलों को रोकने और तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम बहुत मुअस्सिर और दुरुस्त माना जाता है। आयरन डोम का कामयाबी का तनासुब 90% से ज्यादा है, मतलब यह सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेटों और मिसाइल्स में से बहुत ज्यादा तादाद को रोक और तबाह कर सकता है। आयरन डोम खुदकार तौर पर शनाख्त करता है कि कौन से रॉकेट आबादी वाले इलाकों या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं रॉकेटों को निशाना बनाया जाता है ताकि वसाइल ज़ाया ना हो। लेकिन फ़िलहाल इस आयरन डोम की कमज़ोरी ये है कि ये एक वक्त में सिर्फ 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है। यही वजह है कि ईरान ने आयरन डोम की सलाहियत से ज़्यादा मिसाइल फायर किए। इसराइल की तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जिसमें उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो, इसीलिए ये लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इवन अप्रैल के हमलों के जवाब में भी इसराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान की एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वो ईरान के 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल्स के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया में ज़्यादा नुमाया नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं चला कि यह हमला इसराइल ने किया है या किसी और ने। मौजूदा सूरत-ए-हाल में इसराइली मंसूबा साज ये बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहाँ नहीं, बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इसराइल के पास 3 अहदाफ मौजूद हैं। पहला है रिवायती फौजी हमला, जिसमें ईरान की उन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए गए थे। इसमें लॉन्च पैड्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी शामिल हो सकते हैं। मुमकिन है कि इसराइल उन हमलों के मंसूबा साज किसी आला ओहदेदार को भी निशाना बनाए। दूसरा हदफ इक्तिसादी है, यानी वो मकामात जिनसे ईरान को आमदनी होती है। इन अहदाफ में ईरान की ऑयल फील्ड्स, पेट्रोकेमिकल पावर प्लांट्स और फिर शिपिंग रूट्स शामिल हो सकते हैं। माहिरीन का मानना है कि ये इसराइल के लिए इतना अच्छा हदफ नहीं होगा क्योंकि इससे ईरान की आम आबादी को नुकसान पहुंचेगा, और चूंकि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल की सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया था, शायद इसराइल भी आबादी पर हमला न करे। आखिर में तीसरा और सबसे खतरनाक हदफ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो सकता है। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं।
सरकारी तौर पर ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेजी से काम जरूर जारी है। नेचुरली यूरेनियम में एक खास इसोटोप मौजूद होता है जिससे न्यूक्लियर बम बनता है और उसकी मिकदार सिर्फ 0.7% होती है। इस इसोटोप को यूरेनियम 235 कहते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी है कि यूरेनियम 235 की मिकदार कम अज कम 20% हो। इस मिकदार को बढ़ाने के अमल को अफजूदगी एनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका, इसराइल और कई दीगर ममालिक का मानना है कि ईरान अपनी खुफिया न्यूक्लियर तनसीबात में यूरेनियम को अफजूदा कर रहा है और वो अपने मकसद के काफी करीब भी है, जिसके बाद वो न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो फिर वो दुनिया से अपनी मर्जी के फैसले भी करवाएगा और किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है। ईरान के शहर नंज में उनका सबसे बड़ा अफजूदगी प्लांट है। ये तनसीब पहले भी कई बार पाबंदियों और मुआयनों का शिकार रही है। दूसरी तनसीब जो सबसे ज्यादा खतरनाक मालूम होती है वो यहाँ के करीब पहाड़ों के अंदर खुदाई करके बनाई गई है, जिसका मकसद उन तनसीबात को फिजाई हमले से बचाना है। इन दोनों के अलावा ईरान में और भी कई न्यूक्लियर साइट्स हैं जो इसराइल के निशाने पर हो सकती है। ईरान पर हमला करना शायद इसराइल के लिए इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन इसके जो नताइज होंगे वो ज्यादा खतरनाक हैं। ईरान का कहना है कि इसराइल पर हमला करके उन्होंने बैरूत में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह और तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले लिया है, यानी अब हिसाब बराबर हो चुका है। ईरानी सदर मसूद परजिशकियान का कहना है कि जो हमने किया ये हमारी सलाहियत की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर इसराइल की सहूनी हुकूमत ने जवाब देने की कोशिश भी की तो फिर ईरान गैर रिवायती तरीकों पर उतर आएगा। देखा जाए तो ईरान की फौज और फिजाइया दोनों इसराइल से काफ़ी कमज़ोर हैं और उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी इस काबिल नहीं है कि इसराइल के मजालिस को रोक सके। और ये सब इस वजह से है क्योंकि ईरान कई सालों से आलमी पाबंदियों का सामना कर रहा है। आसान अल्फाज में समझा जाए तो आलमी पाबंदियां किसी भी मुल्क को सज़ा देने के लिए लगाई जाती हैं। ईरान के पास पूरी दुनिया के तेल के ज़खायर का तकरीबन 10% हिस्सा है जो इसे चौथे नंबर पर खड़ा करता है, लेकिन पाबंदियों की वजह से ये अपना तेल सिर्फ महदूद ममालिक को ही बेच सकता है। इसके अलावा आलमी बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम के जरिए होती है और इस स्विफ्ट सिस्टम से भी ईरान को निकाला गया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पैसे भेजना बहुत मुश्किल है। इन तमाम पाबंदियों की वजह से ईरान की फौज इस काबिल नहीं है कि इसराइल का मुकाबला कर सके और न ही ईरान की खुफिया एजेंसी इतनी मजबूत है कि इसराइल में कोई टारगेटेड ऑपरेशन प्लान कर सके, जैसे इसराइल की मोसाद ने लबनान में पेजर अटैक किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान बिल्कुल कमज़ोर है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। यानी अगर इसराइल ने हमला किया तो ईरान के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला तो प्रॉक्स यानी लबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौसी जो पहले ही इसराइल पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो हो सकता है इस बार ईरान इसराइल की मकामी आबादी को निशाना बनाने के लिए लॉन्च करे। और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो अगर ईरान ने इस्तेमाल किया तो न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। यही ऑप्शन इसराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। जी हाँ, ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर इसराइल ने हम पर हमला किया तो हम उन ममालिक को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो इसराइल की हिमायत करते हैं। वो तीसरा ऑप्शन ये है कि ईरान की IRGC नेवी जो खलीज फारिस में अपना कंट्रोल जमाए बैठी है, अपने हमलों के जरिए खतरा पैदा कर सकती है। बेशक उनके पास छोटी ही सही लेकिन मिसाइल हमले करने वाली कश्तियों का बहुत बड़ा ग्रुप है। ये कश्तियां बराह रास्त अमेरिका के हामी ममालिक जैसे बहरीन और सऊदी अरब पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिका ने इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए पहले से ही बहरीन में अपनी नेवी की 5th फ्लीट रखी हुई है। लेकिन ईरान की कश्तियां हुर्मुज़ की खाड़ी में आसानी से बारूदी सुरंगें नस्ब कर सकती हैं और यही खतरा इसराइल और अमेरिका को परेशान कर रहा है।